जय माँ सरस्वती। नमस्कार बच्चों, डिराज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, जो पिछले वीडियो में शायद 13 प्रश्न का आंसर ही हम लोग देखे थे। आज कोशिश करेंगे कि 50 तक सवाल को हम लोग पढ़ लें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 नंबर तक पढ़ा था, जिसका अंतिम सवाल था अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था। तो अकबर के वित्त मंत्री का टोडरमल नाम था। क्या नाम था? टोडरमल। अकबर के वित्त मंत्री का क्या नाम था? टोडरमल। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे और शायद लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण से फिर आगे वीडियो नहीं बन पाए थे। चलिए, आज हम लोग आज का पहला सवाल पढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कि वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या याद रखिएगा, वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या 4। वेदांग की संख्या 6। वेदांग की संख्या कितनी? 6। उसके बाद उपनिषद की संख्या कितनी? उपनिषद की संख्या कितनी? याद रखिएगा, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या कितनी? 108। और अभी तुरंत हमने कहा पुराणों की संख्या कितनी, या पुराण की संख्या कितनी? तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इनमें यह भी आपको पूछा जाता है, सबसे प्राचीन या सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन या पुराना, सबसे प्राचीन या पुराना मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन या पुराना कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तंबाकू का सेवन करने वाला सबसे पहला मुगल शासक कौन था? तंबाकू का सेवन करने वाला सबसे पहला मुगल शासक कौन था? तंबाकू का सेवन करने वाला सबसे पहला मुगल शासक अकबर था। तंबाकू का सेवन करने वाला सबसे पहला मुगल शासक अकबर था। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इब्राहिम लोदी, याद रखिएगा बाबू कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश के अंतिम शासक, लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। इन्हीं को पराजित करके बाबर ने यहां पर दिल्ली सल्तनत में मुगल वंश की स्थापना किया था।
किसने? बाबर ने। बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में ही, और 1526 ईस्वी में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और लोदी वंश के स्थान पर एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना कर दिया। तो आप लोग को याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। यह भी प्रश्न आ सकता है किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह भी पूछ सकता है कि इस युद्ध में किनकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। किनकी पराजय हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। फिर आपसे अगला सवाल यह भी पूछ सकता है कि इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। ये आपसे पूछ दे लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। ठीक है, आगे हम लोग वो सब फाउंडेशन क्लास में सीखेंगे। आइए अगला सवाल है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में है। शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में है। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने किस वर्ष चलाया था? दीन ए इलाही धर्म अकबर ने 1582 ईस्वी में चलाया था। अगला सवाल है, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। इसलिए याद रखिएगा एक प्रश्न और, शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या आपको याद रखना है? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल के स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखना है। अर्थात स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में। आइए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का इन दो भाइयों ने मिलकर के किया था। चलिए आगे आइए, देखिए क्या है गोपुरम क्या है। ध्यान दीजिए गोपुरम क्या है। यही देखिए गोपुरम था जो विजयनगर के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में मंदिर का प्रवेश द्वार के लिए गोपुरम का निर्माण किया जाता था, है ना। तो आपसे प्रश्न पूछा गया गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार होता है। गोपुरम क्या है? तो मंदिर का प्रवेश द्वार जो कहां देखने को मिलता था? विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता था। विजयनगर साम्राज्य के शासक ने अपने आप को राय भी कहा था, है ना, याद रखिएगा। हम्पी का किस नगर से संबंधित है? हम्पी का संबंध विजयनगर से है, क्योंकि हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। क्योंकि हम्पी क्या थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी थी, याद रखिएगा। अतः हम्पी का संबंध विजयनगर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के शासकों ने खुद को क्या कहकर संबोधित किया? अभी तुरंत हमने कहा कि विजयनगर के शासकों ने खुद को राय कह करके संबोधित किया। क्या कह करके संबोधित किया? राय कह करके संबोधित किया। आइए आगे बढ़ते हैं।
ननकाना साहिब किनका जन्म स्थान है? ननकाना साहिब गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। किनका? गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। गुरु नानक जी का जन्म स्थान ननकाना साहिब है। और गुरु नानक जी कौन थे? गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक जी कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। ये भी याद रखिएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद ने किया था। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसको, है ना, कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने आरंभ किया था? रामानंद ने आरंभ किया था। अगला है राबिया बसरी। राबिया बसरी किस तरह की संत थी? तो राबिया बसरी एक रहस्यवादी और आलोचनावादी संत थी। यह एक सूफी मुस्लिम संत थी। याद रखिएगा कि राबिया बसरी वो एक रहस्यवादी और आलोचनावादी तथा सूफी मुस्लिम संत थी। याद रखना आप लोग को बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? यह इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को देश का निवासी था। यह इब्न बतूता मोरक्को देश के रहने वाले थे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक वंश के शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हीं के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आए थे, जो कि मोरक्को के निवासी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी को महमूद गजनी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट सवाल है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। सिद्धू ऐसे आप लोग याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू थे। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू एवं कान्हू थे, जो 1855 ईस्वी में इन दोनों ने संथाल विद्रोह का अगुवाई किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिन एको का संबंध किससे था? दामिन एको का संबंध भूभाग से था। दामिन एको का संबंध किससे था? भूभाग से था। दामिन एको का संबंध किससे था? भूभाग से था। याद रखिएगा, दामिन एको का संबंध किससे था? तो भूभाग से था। दामिन एको का संबंध किससे था? भूभाग से था। आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम किस प्रांत में लागू हुआ? तो अस्थाई बंदोबस्त भारत के बंगाल प्रांत में सबसे पहले लागू हुआ 1793 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल प्रांत में लागू हुआ 1793 ईस्वी में, और अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, और ये आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीका से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? अभी तुरंत हमने आपको बताया था,
एक सवाल छूट गया। अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित है? अभी तुरंत हमने आपको बताया कि अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। इनके द्वारा एक और व्यवस्था लगाया गया, इस्तमरारी व्यवस्था भी इसको कहा गया। इस्तमरारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? आगे बढ़ेंगे। संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में सिद्धू और कान्हू ने किया था। याद रखिएगा। व्यवगत सिद्धांत, व्यवगत सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने एक दो चीज और बता दें लॉर्ड डलहौजी के बारे में। इन्हीं के शासनकाल में 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चली थी। 1853 ईस्वी में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में रेल चली थी और लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति को अपनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने ही हड़प नीति को भी अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला, कहा जाए तो सबसे पहला क्रांति था। इन्हीं क्रांति के बाद भारत में देश आजादी की लहर उठी और अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आजाद हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक बात और बता दें, ये जो 1857 की क्रांति थी, इसी क्रांति में मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले बिहार का नेता कौन थे? देखिए ध्यान दीजिएगा। 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले अगर केवल बिहार के नेता पूछे तो आपको कह देना है वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर से लड़े थे। लेकिन पटना की अगर बात कहा जाए तो पटना से शहीद पीर अली खान, जो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को युद्ध में शामिल हुए थे। कहां से? तो पटना से। इसको याद रखिएगा, शहीद पीर अली खान। शहीद पीर अली खान का नाम सुन करके अंग्रेजों का हालत पंचर हो जाता था, उनका हालत खराब हो जाता था, क्योंकि शहीद पीर अली खान बहुत ही अच्छे लड़ाकू थे, जो अंग्रेजों को जरा से भी बख्शते नहीं थे। अतः पीर अली खान जो है, इनसे अंग्रेज बहुत ज्यादा खौफ में रहते थे और डरे रहते थे। याद रखिएगा, पटना से 1857 की क्रांति शहीद पीर अली खान 3 जुलाई 1857 ईस्वी को हिस्सा लिया था। लेकिन अगर केवल ये पूछा जाए 1857 की क्रांति में हिस्सा लेने वाले बिहार के प्रमुख नेता कौन थे, तो आपको लगाना है आंसर वीर कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर से लड़े थे। आपको एक वीडियो बना देंगे शॉर्ट में, जिसमें आपको बता देंगे कि 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता कहां से लड़े थे। जैसे आपको हम कह दें, दिल्ली से बहादुर शाह जफर लड़े थे, कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब लड़े थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ी थी, और वहीं बात कहा जाए पटना से तो शहीद पीर अली खान लड़े थे। याद रखिएगा। आगे बढ़ें। चलिए 38वां नंबर सवाल है, अंग्रेजों की किलेबंदी अर्थात कोलकाता बस्ती का क्या नाम था? तो अंग्रेजों की जो किलेबंदी थी, उनका नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। क्या रखा गया था? फोर्ट विलियम रखा गया था। अंग्रेजों की किलेबंदी कलकत्ता बस्ती का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं।
गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ या किस वर्ष में हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। एक बात आपको याद रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का नींव 1910 में रखा गया, निर्माण कार्य 1911 में शुरू हुआ और 1924 में जाकर के इसका कार्य पूरा हुआ था। इसलिए हम लोग इसका याद रखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष में हुआ? तो 11 से ही शुरू किया गया, इसलिए हम लोग 11 मानते हैं। अगर आपको पूछा जाए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य 1924 ईस्वी में पूरा हुआ था। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। दिल्ली चलो का नारा, दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? ये तो आप लोग जानते होंगे। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्हें अंग्रेजों का छक्के छुड़ाने वाले भी कहे जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक बात और जाने तो ये गदर पार्टी के प्रमुख सेनापति भी रहे थे। आप लोगों को याद रखना है, गदर पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया है, गदर पार्टी के ये प्रमुख सेनापति थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया है ना, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का थोड़ा सा दृश्य देख लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें उससे जुड़े हुए संपूर्ण बातों को आपको समझा दिया जाएगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था और किस तरह से हुआ था। उसका एक छोटा सा फोटो हम आपके पास दिए हैं। थोड़ी सी बात आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। काला कानून किसे कहा गया? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा गया। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट भी 1919 ईस्वी में ही लागू हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 ईस्वी में ही लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना में हुआ था, इसलिए इसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिले में लेह गोरे वहां के किसानों पर 3 कठिया प्रणाली लागू करके 20 कट्ठा में 3 कट्ठा की खेती में नील की खेती करने के लिए कहा करते थे। नील की खेती करने से खेतों की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती थी और बंजर हो जाती थी, जिससे धीरे धीरे वहां के किसानों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। जिसके बाद वहां के किसान दल के नेता राजकुमार शुक्ला 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता जब हुआ था कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, वहीं पर उनसे मिले थे और महात्मा गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया और महात्मा गांधी जी से सारी बातें राजकुमार शुक्ला जी ने बताई। उसके बाद महात्मा गांधी बिहार पहुंचे और वहां से जाकर के किसानों से मिले। किसानों से मिलने के बाद जब उन्हें लगा कि सच में 3 कठिया प्रणाली चल रही है नील की खेती के लिए, उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किया। और यह सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में
पहला सत्याग्रह था और उनके जीवन का दूसरा सत्याग्रह था, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किया था, काला गोला रंग भेद नीति के खिलाफ। अतः हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह दूसरा सत्याग्रह था, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह था जो पूर्णतः सफल रहा था। इस सत्याग्रह के बाद बिहार के चंपारण जिले से तिनकटिया प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। डांडी की अगर हम चर्चा करें तो अंग्रेजी सरकार ने 1930 ईस्वी में नमक कानून पर टैक्स लगा दिया, जिसके विरोध में महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों को लेकर के साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तक पहुंचे, जो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे और वहां जाकर सरकार के नमक कानून को तोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। सेम सवाल है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इससे देखिए बच्चों, एक दो प्रश्न आएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल केवल अंतिम कहे तो सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। अगर ये पूछ दे भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो वो भी आपका लॉर्ड माउंटबेटन ही हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दे भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो वो आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो हम बोल रहे हैं वीडियो को थोड़ा रोक करके उसको नोट कर लिया कीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। कहां पे हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। किसने किया था? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। किसने किया था बाबू? सलीमुल्लाह खां। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने 1906 ईस्वी में किया था। देखिए ये सब सवाल रिवीजन सवाल है ना, आप लोग को याद रखना है, इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। भारतीय, देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे फंस जाते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। ध्यान से देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई 1947 को। आपसे ये पूछ दिया जाए भारत स्वतंत्र कब हुआ, आजाद कब हुआ, भारत को स्वतंत्रता कब मिली, भारत को आजादी कब मिली, तो आपको याद रखना है 15 अगस्त 1947, है ना। यहाँ आप भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 15 अगस्त 1947 नहीं लगाएंगे,
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना था। एक बात और याद रखिएगा, पूछा जाता है भारत कब गणतंत्र हुआ, तो भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ। भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा था। इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, कभी कदार 2 वर्ष 18 माह 11 दिन कहीं ऑप्शन में रहता है, तो बच्चों आपको फंसना नहीं है, क्योंकि माह 12 माह का 1 साल हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि 18 माह तो होगा ही नहीं। अगर 18 माह होता तो इससे 1 चला जाता, इसमें 3 वर्ष 6 माह हो जाता। और ये भी याद रखना, धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 2 से 11, 11 से 18 आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस हुई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और उनमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद बच्चों। आप लोग डिराज ऑनलाइन क्लासेस से जुड़िए और जुड़कर अपनी अच्छी तैयारी कीजिए। अभी फिलहाल हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह लेकर आएंगे, उसके बाद फिर कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न भी आप लोगों के सामने रखेंगे और आपको आर्ट्स का कंप्लीट चीज आपको हम पढ़ा देंगे, ताकि आपके एग्जाम में 2024 में होने वाले एग्जाम में आपको अच्छे से अच्छे अंक लाने में मदद कर सके। आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिल में जुनून लाइए। उसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।